ओके, यस प्लीज। कैपिटल बजटिंग के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग आइएगा पेज नंबर 94 पर। क्वेश्चन नंबर 36। Okay, yes please. Question number 36. This is on page number 94. MNP Limited is thinking of replacing its existing machine by a new machine which would cost rupees 60 lakhs. The company's current production is 80,000 units and is expected to increase to 1 lakh units if the new machine is bought. The selling price of the product would remain unchanged at rupees 200 per unit. Following is the cost of producing 1 unit of product using both the existing and the new machine. आपके सामने एग्जिस्टिंग मशीन फिर न्यू मशीन की डिटेल्स गिवन है और ये पर यूनिट कॉस्ट आपको गिवन है। ध्यान रखिए, ये आपको पर यूनिट कॉस्ट गिवन है। उसमें क्या क्या है? मटेरियल्स, वेजेस एंड सैलरीज, सुपरविजन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल, ओवरहेड्स। द एग्जिस्टिंग मशीन हैज बीन फुल्ली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पसेस. It is estimated that the machine will be useful for 5 years. The supplier of the new machine has offered to accept the old machine for rupees 2,50,000. However, the market price of the old machine is expected to be rupees 35,000 after 5 years. The new machine has life of 5 years, salvage value of 2,50,000 at the end of its economic life. Tax rate 40%, depreciation straight line basis for income tax purposes. Opportunity cost of capital 15%. Evaluate the proposal. तो ये एक्सचेंज का केस है। तो पहली कैलकुलेशन कौन सी होनी चाहिए? डिफरेंशियल इनिशियल कैश आउटफ्लो। पहली कैलकुलेशन होनी चाहिए डिफरेंशियल इनिशियल कैश आउटफ्लो। ओके, परचेज ऑफ न्यू मशीन। नई मशीन का परचेज प्राइस बताइए। 60 lakhs. Purchase of new machine 60 lakhs. Minus sale of old machine. पुरानी मशीन को बेचोगे तो कितने रुपए मिलेंगे? 2,50,000 रुपए। पर्टिकुलर्स में हम सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या लिखेंगे? प्रेजेंट बुक वैल्यू। पुरानी मशीन की इस समय हमारे रिकॉर्ड्स में वैल्यू कितनी है? निल, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल्ली डेप्रिशिएटेड है। नई मशीन आप कितने की खरीदने? 60 लाख रुपए की नई मशीन आप 60 लाख की खरीदने जा रहे हैं। फिर आप लिखिएगा डेप्रीसिएशन ईच ईयर ब्रैकेट्स में ईयर्स 1 to 5
देखिए, पुरानी मशीन आप भले ही अगले 5 साल इस्तेमाल करो, हम आपको रोक थोड़ी रहे, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, रिकॉर्ड में तो कम से कम वैल्यू नहीं। अब जिसकी कीमत 0 होगी, डेप्रीसिएशन भी 0 ही होगा, तो अगले 5 साल हर साल डेप्रीसिएशन कितना होगा? 0। जब उसकी कीमत ही नहीं है तो डेप्रीसिएशन कहां से आएगा? बुक वैल्यू आफ्टर 5 years it will also be 0. ठीक है। अब आइए आप नई मशीन के बारे में बात करते हैं। आज आपने नई मशीन खरीदी है 60 लाख रुपए की। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये है कि 5 साल के बाद नई मशीन की बुक वैल्यू हो जानी चाहिए, क्वेश्चन में लिखा होगा 2,50,000 रुपए। ठीक है जी, हो जाएगी। इसका मतलब आप 5 साल में टोटल डेप्रीसिएशन कितना लगाना चाहते हैं? 57,50,000। अच्छा, 57,50,000 आप टोटल डेप्रीसिएशन चार्ज करना चाहते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है। हर साल का डेप्रीसिएशन कितना? 11,50,000। देखो जी, अब हर साल डेप्रीसिएशन 0 रिकॉर्ड नहीं होगा, 11,50,000 रिकॉर्ड होगा। तो इसका मतलब 11,50,000 ही डिफरेंशियल डेप्रीसिएशन हो गया। ठीक है, चलिए, ये आपने डिफरेंशियल डेप्रीसिएशन हर साल हमें बता दिया, 11,50,000 रुपए। अब आप बताइएगा सेल वैल्यू आफ्टर 5 years। अगर 5 साल बाद पुरानी मशीन बेचोगे तो कितने की बिकेगी? 35,000 में। नई मशीन बेचोगे तो कितने की बिकेगी? नई मशीन बेचोगे तो कितने की बिकेगी? 2,50,000 रुपए। आप मुझे डिफरेंशियल सैल्वेज वैल्यू बताइए। $2,15,000। ठीक है एकदम। उसके बाद आप मुझे बताएंगे प्रॉफिट ऑन सेल। पुरानी मशीन रिकॉर्ड कहेंगे 0, बेचोगे 35,000 में, तो जी 35,000 का प्रॉफिट हो गया। रिकॉर्ड कहेंगे 2.5 लाख, बेचोगे 2.5 लाख में, तो प्रॉफिट हो गया 0। अच्छा, टैक्स का रेट क्वेश्चन में कितना लिखा है? 40%। $35,000 के प्रॉफिट का मतलब 14,000 टैक्स की पेमेंट, और 0 प्रॉफिट का मतलब 0 टैक्स। अब आप मुझे इसका डिफरेंस बताएंगे। 14,000 और 14,000 के ब्रैकेट में मैं क्या लिखूं? सेविंग। मैं ये बात बार बार कह रहा हूं, जब आप कहते हैं ओल्ड मशीन और न्यू मशीन, तो अब आप कहना चाहते हैं जी ओल्ड मशीन वाला केस अब नहीं होगा, अब ये हालात नहीं होंगे, अब ये वाले हालात होंगे। 14,000 टैक्स देने का इवेंट अब नहीं होगा, तो क्या होगा कि जी अब जी आपको 0 टैक्स देना, तो इसका मतलब 14,000 का टैक्स अब आपको नहीं देना। तो मैं तो ये कहूंगा ना कि 14,000 का टैक्स मेरा बच गया। मेरे ख्याल से ये सिचुएशन हमने पहले भी डील करी हुई है। चलिए, हमने क्या पता कर लिया? डिफरेंशियल डेप्रीसिएशन ईच ईयर, डिफरेंशियल सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th year, डिफरेंशियल टैक्स सेविंग एट द एंड ऑफ 5th year। सारी बातें डिस्कस हो गई।
अगली हेडिंग डालेगा, कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल कैश कॉस्ट। कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल कैश कॉस्ट। हालांकि हमें कैलकुलेट करना चाहिए डिफरेंशियल फ्यूचर कैश इनफ्लोज, वो हो जाएगा कैलकुलेट। एक बार जरा पहले ये कैलकुलेट कर लें, कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल कैश कॉस्ट। आप एक काम करेगा, इसमें आप यही कॉलम बनाइए, पर्टिकुलर्स, ओल्ड मशीन, न्यू मशीन, डिफरेंस, यही कॉलम बनाइएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली कॉस्ट है मटेरियल। देखिए, अगर तो एग्जिस्टिंग मशीन होगी तो यूनिट्स बनेंगी 80,000 और एक यूनिट की मटेरियल कॉस्ट होगी 75। अगर यूनिट्स बनेंगी 1 लाख, सॉरी, अगर न्यू मशीन लेकर आओगे तो यूनिट्स बनेंगी 1 लाख और एक यूनिट की मटेरियल कॉस्ट होगी 63.75। आप मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताइए। $3,75,000 आपने बताया, 3,75,000। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी। अगर पुरानी मशीन यूनिट्स 80,000 और पर यूनिट कॉस्ट 51.25, नई मशीन यूनिट्स 1 लाख, पर यूनिट कॉस्ट 37.5। मेरे ख्याल से कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है ना। कॉस्ट कितनी कम हो रही है? तो क्या ये बात ब्रैकेट में लिखी जाए? मतलब अगर ये कॉस्ट बढ़ रही है तो ये कम भी हो रही है। हम तो डिफरेंशियल जानना चाहते हैं, तो बढ़ी हुई कॉस्ट, घटी हुई कॉस्ट एडजस्ट कर लेंगे। तीसरी कॉस्ट है सुपरविजन। पुरानी मशीन यूनिट्स 80,000, पर यूनिट कॉस्ट 20 रुपए। नई मशीन यूनिट्स 1 लाख और पर यूनिट कॉस्ट 25। ये तो बढ़ रही है कॉस्ट, और कितनी बढ़ रही? 9 लाख। चौथी कॉस्ट का नाम है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। पुरानी मशीन यूनिट 80,000, पर यूनिट कॉस्ट 11.25। नई मशीन 1 लाख यूनिट और पर यूनिट कॉस्ट 7.5। डिफरेंस बताइए। 1,50,000 नेगेटिव, यानी कॉस्ट कम हो रही है। उसके बाद है पावर एंड फ्यूल। पुरानी मशीन यूनिट 80,000, पर यूनिट कॉस्ट 15.5। नई मशीन यूनिट्स 1 लाख और पर यूनिट कॉस्ट 14.25। इंक्रीजिंग कॉस्ट बताएं। 1,85,000। नेक्स्ट है ओवरहेड्स। $80,000 यूनिट्स और पर यूनिट कॉस्ट 10। 1 लाख यूनिट्स और पर यूनिट कॉस्ट 12.5। 4,50,000।
आप मुझे खाली डिफरेंशियल के कॉलम का टोटल बता दीजिएगा। 14,10,000 डिफरेंशियल का टोटल आपने बता दिया 14,10,000। हाँ जी, अब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है डिफरेंशियल फ्यूचर कैश इनफ्लोज, फिर एनपीवी के बाद कंक्लूजन। ठीक है ना? तो हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल फ्यूचर कैश इनफ्लोज। अच्छा, क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए हमारे लिए फायदे वाली बात है। WDV मेथड होता तो फिर ईयर 1 2 3 4 5 का हिसाब होता। हां, तो पहली बात लिखिएगा इंक्रीज इन सेल्स। देखो भाई, पहले आप यूनिट बेच रहे थे 80,000, अब आपने यूनिट बेचनी है 1 लाख, तो आप कितनी यूनिट एक्स्ट्रा बेचोगे? 30,000। एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 200 रुपए। 20,000 यूनिट आप ज्यादा बेचेंगे 200 रुपए के रेट पर, तो आपकी सेल कितनी बढ़ने वाली है? 40 लाख रुपए। पहला काम आपने रिकॉर्ड किया इंक्रीज इन सेल्स, ये फेवरेबल फैक्टर हो गया। अनफेवरेबल फैक्टर है इंक्रीज इन कैश कॉस्ट, जो कि आपने अभी अभी पता किया है 14,10,000। माइनस एडिशनल डेप्रीसिएशन, एडिशनल डेप्रीसिएशन आपने इससे पहले पता किया था 14 लाख कितना था, सॉरी 11,50,000। तो आपने पहले लिखा इंक्रीज इन सेल फेवरेबल फैक्टर, 2 अनफेवरेबल फैक्टर इंक्रीज इन कैश कॉस्ट और एडिशनल डेप्रीसिएशन। ओके, ये सब एडजस्ट करने के बाद डिफरेंस बताएंगे, फिर से बताएं। 14,40,000 के सामने क्या लिखा जाए? इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस इज इंक्रीज इन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स का रेट कितना है? 40%। कितना हो गया? 5,76,000। 5,76,000 माइनस करके कितना आ गया? 8,64,000। इसे आप क्या कहना चाहेंगे? इंक्रीज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें आप एडिशनल डेप्रीसिएशन वाला जो अमाउंट है वो आप वापस ऐड बैक कर दीजिए। $11,50,000 कितना हो गया? 20,14,000। ये जो 20,14,000 है ये क्या हो गया? डिफरेंशियल कैश इनफ्लो। और जब आप कहें डिफरेंशियल कैश इनफ्लो तो ब्रैकेट्स में आप क्या लिखना चाहेंगे? ईयर्स 1 to 4। ईयर्स 1 to 4।
5वें साल में आपको कुछ बातें और डील करनी है। प्लस डिफरेंशियल सैल्वेज वैल्यू, डिफरेंशियल सैल्वेज वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट कर रखी है? 2,15,000। 5वें साल के आखिर में आपको डिफरेंशियल सैल्वेज वैल्यू 2,15,000 आपने रिकॉर्ड करी। एक और फायदा रिकॉर्ड करें, डिफरेंशियल टैक्स सेविंग। डिफरेंशियल टैक्स सेविंग कितना है? ₹14,000। अब बताइए। 22,43,000। ये जो 22,43,000 आया है, ये है डिफरेंशियल कैश इनफ्लो इन 5th ईयर। ये 5वें साल का डिफरेंशियल कैश इनफ्लो हो गया। दिस इज डिफरेंशियल कैश इनफ्लो इन द 5th ईयर। अच्छा, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे रखा है? 15%। हाँ जी, ईयर 1 to 4 एंड 5। 1 to 4 में आप लिखिएगा 20,14,000 और 5th ईयर में 22,43,000। हाँ, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आपके पास होगा 15%। आप मुझे 4 साल का एन्युटी फैक्टर बताएंगे? 2.855। और 5th ईयर का सेपरेटली बताइए? 0.497। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आपने कैलकुलेट कर लिया होगा 68,64,741। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। आप इसमें से माइनस करिएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो, जो कि आपने शुरू में कैलकुलेट किया था 58,50,000। डिफरेंस आपको एनपीवी पता चल जाएगा। 10,14,741 10,14,741। चलिए, जो भी एनपीवी एक पॉजिटिव अमाउंट तो आया, तो हमारी तरफ से इस इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ है। तो आइए कंक्लूजन लिख लेते हैं। Since NPV is a positive amount, comma, the given investment decision will be financially viable. The given investment decision will be financially viable. ठीक है ना? अच्छा, आप लोग पेज नंबर 101 पर आएंगे। पेज नंबर 101। बस मुझे एक बात पूछनी है, क्या इसका क्वेश्चन नंबर 59 हमने कर लिया है?
नहीं करा, ठीक है, तो फिर अब हम यही करेंगे फिर, और क्या। क्वेश्चन नंबर 59, वैसे हमने प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन शुरू तो कर लिए थे ना। ओके ओके ओके। एक्चुअली क्या 2-3 बैचेस में एक ही चैप्टर चल रहा हो ना, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कहां कौन सा क्वेश्चन कराया और कहां कौन सा क्वेश्चन नहीं कराया। ठीक, तो आप कह रहे हैं अभी हमने प्रोबेबिलिटी वाला कोई क्वेश्चन नहीं करा। ठीक ठीक, तो आप आइएगा फिर पेज नंबर 89 पर। पेज नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 27। आप आइएगा पेज नंबर 89 पर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। A company is evaluating the proposal involving initial cash outflow of rupees 1,40,000 and economic life of 2 years. The cash inflows and their respective probabilities have been found to be as follows. Year 1 and year 2. हमें कैश इनफ्लोज और रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है। इवेल्युएट द प्रोपोजल इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो आप हेडिंग डालेगा, हेडिंग है मोस्ट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो। हाँ, ये हेडिंग है मोस्ट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो। उसमें पहले ईयर 1, मोस्ट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो ईयर 1। देखिए ऐसा है, क्वेश्चन कहता है 1 लाख का कैश इनफ्लो होगा। ध्यान से सुनेगा, इस बात का चांस है 30%। 80,000 का कैश इनफ्लो होगा, इस बात का चांस है 50%। और 10,000 का कैश इनफ्लो होगा, इस बात का चांस है 20%। अब आप ये सोच लीजिए क्या करना। नहीं, बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को ना आप ध्यान से समझिए। जैसा मैं कई बार कहता हूं कि हमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो है वो पहले लेना पड़ता है। जैसे अगर हम सिक्का उछालते हैं तो हेड्स और टेल्स क्या आएगा ये हमें पहले ही बताना पड़ता है। अब दोनों के आने का चांस अगर 50% है तो हम कहते हैं जी 50% चांसेस का है, 50% चांसेस का। लेकिन अगर मैंने सिक्का उछाल दिया और हेड्स आ गया और मैं अब अगर आपसे पूछूं कि बताओ क्या आएगा, तो क्या ये कोई सवाल हुआ? अब हेड्स आ गया तो आ गया, यानी ये हो गया तो ये 100% इवेंट हो गया। इसका मतलब इवेंट हो जाने के बाद कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही ये कि इवेंट होने से पहले बताना होगा। अब इवेंट होने से पहले हम कैसे बता सकते हैं? चांस ही हो सकता है ना, यानी इवेंट होने से पहले 50% है और इवेंट होने के बाद या वो 100% है या वो 0 है। आप कहते हैं 1 लाख का कैश इनफ्लो हो सकता है, पर उसका चांस है सिर्फ 30%। तो हम कहेंगे कि जब उसका 30% चांस है तो फिर 30% ही लिखिए, 100% मत लिखिए। आप ही कह रहे हो ना 30% चांस है, तो फिर उसका 30% ही लिख डालो। 1 लाख के 30% के कैश इनफ्लो का चांस है। मैं ऐसा कह लेता हूं 80,000 का कैश इनफ्लो होगा, इसका चांस 50% है। और 10,000 का कैश इनफ्लो होगा, इसका चांस 20% है।
अब आप इसका टोटल बताइए। 72,000। आप टोटल बता रहे 72,000। आइए सिमिलरली हम सेकेंड ईयर के लिए भी कैलकुलेशन करें। 1,40,000 का कैश इनफ्लो होगा, इस बात का चांस 50% है। 70,000 का कैश इनफ्लो होगा, इस बात का चांस 30% है। 60,000 का कैश इनफ्लो होगा, इस बात का चांस 20% है। टोटल बताएंगे 1,03,000। देखो जी, गारंटी तो हम किसी चीज की नहीं देंगे। गारंटी कैसे दे सकते हैं? हम अगर सिक्का उछालेंगे तो हम हेड्स के आने की गारंटी थोड़ी दे सकते हैं। शुरू में तो फिर ऐसे ही फैसले होते, बाद में कुछ भी हो सकता है। देखो जी, इवेंट होने के बाद तो दुनिया फैसले सुना देती है, पर हमारी समस्या यह है, हमने अगर शेयर खरीदना है तो हमने आज फैसला लेना है कि शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना। पता नहीं कल डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हां, लेकिन हम लोग उम्मीद तो लगा के बैठते ही है ना। इसलिए प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यही है कि जो चीज जितनी प्रोबेबल है उसको उसी प्रोबेबिलिटी पर ही एस्टेब्लिश कर लिया जाए और उसी को मान लिया जाए। बाकी फिर जैसी आपकी किस्मत हो, आप जितना मर्जी दिमाग इस्तेमाल कर लीजिए, अल्टीमेटली किस्मत के सहारे तो बैठना ही पड़ता है। हेडिंग डालिएगा, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी एट रेट ऑफ 10%। कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी एट रेट ऑफ 10%। हाँ जी, पहले साल में मोस्ट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है 72,000। दूसरे साल में मोस्ट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है 1,03,000। इस कैश इनफ्लो का मोस्ट एक्सपेक्टेड चांस बनता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.909, 0.826. So this will be present value of cash inflows. 1,50,526 minus इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियली आपको कितनी पेमेंट करनी है? 1,40,000। डिफरेंस बताएं। 1,0526। ये हो गया एनपीवी और ये पॉजिटिव अमाउंट है। हम इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं, तो लिखिएगा सिंस एनपीवी इज ए पॉजिटिव अमाउंट, सिंस एनपीवी इज ए पॉजिटिव अमाउंट, द गिवन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, द गिवन इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल बी फाइनेंशियली वायबल। The given investment decision will be financially viable. अब आप आइएगा पेज नंबर 101 पर और आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 59।
क्वेश्चन नंबर 59, पेज नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 59। हां जी, ए कंपनी इज कंसीडरिंग परचेज ऑफ ए न्यू मशीन फॉर ₹3,50,000। देयर इज सम अनसर्टेनिटी as to the machine's working life. A recently published trade association survey shows that the members of the association have between them owned 250 of these machines and have found the lives of machines vary as under. Number of years of machine life जो 3 to 7 हमें गिवन है, और उसके आगे गिवन है नंबर ऑफ मशीन्स हैविंग गिवन लाइफ। वो डिटेल्स भी हमारे पास है। नीचे क्वेश्चन कहता है मशीन लाइफ इन ईयर्स 3, 4, 5, 6, 7 और एनपीवी नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज वेदर द कंपनी शुड परचेज द न्यू मशीन और नॉट। आप हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड एनपीवी। तो आपको ये 4 कॉलम्स बनाने हैं। चलिए ये 4 कॉलम्स बनाइएगा। मशीन लाइफ, एनपीवी, प्रोबेबिलिटी, मोस्ट एक्सपेक्टेड एनपीवी। हाँ जी, मशीन लाइफ 3 years, 4, 5, 6, 7 years। देखो जी, कई बार हम कोई मशीन खरीदते हैं तो जी हमें नहीं पता जी वो कितने साल चले। अगर हम जैसे घर के लिए इन्वर्टर भी खरीदना चाहते तो बस खरीद लेते, अब कितने साल चलेगा फिर देखेंगे। उसी तरीके से कोई भी मशीन खरीदो, खरीद तो हम लेते ही हैं, मशीन कितने साल चलेगी इस बात की कोई गारंटी तो दे नहीं सकता भाई। अगर तो ये मशीन 3 साल में खत्म हो गई तो मुझे बड़ा जबरदस्त लॉस होगा। वो क्वेश्चन में लिखा है 1,01,000 एनपीवी नेगेटिव। अगर तो मशीन 4 साल में खत्म हो गई तो लॉस तो तब भी होगा। कितना लॉस होगा? 33,000। अगर मशीन 5 साल चल गई फिर 29,000 का फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। अगर मशीन 6 साल चल गई तो 86,000, और अगर मशीन 7 साल चल गई फिर तो अच्छा खासा फाइनेंशियल एडवांटेज है, 1,37,000। अब हम लोग डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, क्या करें। मशीन 3 साल में खत्म हो गई तो फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा है, 7 साल चल गई तो फाइनेंशियल बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। अब पता नहीं मशीन कितने साल चलेगी, कैसे बता सकते हैं। आप देखो जितना मर्जी साइंटिफिक रूल्स क्यों ना अडॉप्ट कर लो, अल्टीमेटली तो हमारी नॉलेज लिमिटेड ही है ना, बताएं तो कैसे बताएं। खैर, हमें पता चला कि जो मशीन हम खरीदना चाहते हैं ऐसी ही मशीन 250 लोगों के पास है। जो मशीन हम खरीदना चाहते हैं ऐसी मशीन 250 लोगों के पास है। हमने सर्वे करवाया, हमने इन्वेस्टिगेशन करा, पता चला कि 250 में से 20 लोगों का यह मानना है, वो ये कहते हैं कि हां ये मशीन हमारे पास है और ये ना 3 साल में खत्म हो गई। जब 250 में से 20 लोग ऐसा कह सकते हैं
तो हम भी इसमें आ सकते हैं भाई, हम भी अगले हो सकते हैं इसमें। हमारे इसमें होने का क्या चांस है? 20 आउट ऑफ 250। दैट इज 8%। 8% चांस है कि जी हम भी इसमें आ सकते हैं, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। जब 250 में 20 लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो 8% चांस है कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मेरे ख्याल से इसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। 250 में 50 लोग क्या कहते हैं कि जी मशीन ने 4 साल चलना है। कितने परसेंटेज लोग कह रहे हैं? 20% लोग ये कह रहे हैं। अच्छा, 250 में से 100 लोग क्या कह रहे हैं कि मशीन चलेगी 5 साल। परसेंटेज 40%। 250 में 70 लोग क्या कह रहे हैं? 28% लोग कह रहे हैं कि मशीन चलेगी 6 साल। 250 में से 10 लोग क्या कह रहे हैं कि मशीन चलेगी 7 साल। 0.04। क्या ये बात सही? आप मुझे प्रोबेबिलिटी का टोटल बताएंगे? क्या प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 ही होता है? आपके साथ क्या होगा पता नहीं जी क्या होगा। हमारा इन्वर्टर कितने साल चलेगा भाई, हमें क्या पता। पर 8% चांस है कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है। 8% चांस है कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। जब दुनिया के साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है भाई। यानी 1,01,000 का नुकसान होगा, यह बात तय नहीं है। यह बात 100% तय नहीं है। 8% चांस है कि यह हो सकता है। जब इसके होने का चांस खाली 8% है तो आप इसको खाली 8% ही इंपॉर्टेंस दो ना। क्या आप इसको 100% इंपॉर्टेंस देना चाहते? फिर तो कल को हम ये कहेंगे 7 साल भी तो हो सकते हैं, फिर तो फंस गए। ना हम इधर कह रहे ना उधर कह रहे। जिस इवेंट के होने का चांस खाली 8% है, इसका मतलब उसको 8% ही इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। यही वेटेड अरिथमेटिक मीन होता है। वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है? जिस इवेंट के होने का जितनी इंपॉर्टेंस है उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको मत दो। 33,000 के लॉस का चांस है 20%। 29,000 के प्रॉफिट का चांस है 40%। 86,000 के प्रॉफिट का चांस है 28% और 1,37,000 के फाइनेंशियल बेनिफिट का चांस है 4%। करो हुई टोटल 26,480। पॉजिटिव है ना? ठीक है, फिर कर लो भी इन्वेस्टमेंट। मतलब हमारे हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर लो, बाद में फिर देखा जाए। प्रोबेबिलिटी बहुत अनरियल कंसेप्ट है, ये सिर्फ फंसाने वाली बात है कि नहीं? अब हम लोग भी कभी लूडो का गेम खेलते हैं भाई, कभी तो हमको लगता है जी वो 1 के आने का और 6 के आने का चांस 1/6 ही होता। और कई बार आप ना 100 बार फेंक के देख लो और नहीं आता तो नहीं आता। आपको जी 6 में से 1 चांस है, यानी 6 में से 1 बार तो वहीं जाना चाहिए था। हाँ, ये कोई बात थोड़ी, ऐसे कैसे आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी बहुत अनरियल कंसेप्ट है। नहीं,
वो तो रियल लाइफ प्रोबेबिलिटी को पूरी तरह चैलेंज करता है। मैथमेटिशियंस लाख अपना सर पकड़ ले, वो फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम अगर आपसे फैसला दिलवा दें मशीन खरीद लो, कल को आप ही लोग आके बोलोगे कि ये क्या करवा दिया साहब, मशीन तो मेरी 3 साल में खत्म हो गई, तो फिर उसमें हम क्या करें भाई? हम क्या कर सकते हैं बताइए? फिर हम ये कह सकते हैं अच्छा मशीन 7 साल चल जाती तो आपको कितना प्रॉफिट होता है? 1,37,000। अब आपकी मशीन 3 साल में खत्म होगी तो ये आप ही का कसूर है, हमारा कसूर तो नहीं है भाई। क्या ये बात सही? मैं फिर कहूंगा सिक्का अगर उछल गया तो हेड्स या तो 100% आएगा या 100% नहीं आएगा, है कि नहीं? पर हम कहते हैं सिक्का उछलने से पहले कि 50% चांस है हेड्स के आने का। यही सबसे बड़ी समस्या। फैसला ले लो, बाकी आपकी किस्मत अच्छी हुई तो बस। किस्मत खराब हो तो आप जानते हो क्या होता है? किस्मत खराब हो तो क्या होता है कि अगर आप ऊंट पर भी बैठे होगे तो भी कुत्ता आपको काट खा सकता है। इमेजिन करो आप ऊंट पे जा रहे हो, कुत्ते ने काट लिया, हद हो गई यार, ये कैसे हो गया? बस किस्मत खराब थी साहब। या तो ऊंट थोड़ा वो बोनी टाइप का होगा, बोना ऊंट इतने साइज का ऊंट, या जो कुत्ता होगा वो ऊंट साइज का होगा। बातें हो सकती, लिखेगा राइट डाउन। since the amount of most expected NPV, the amount of most expected NPV is a positive amount, comma, the given investment decision will be financially viable. The given investment decision will be financially viable. Please come to question number 48. क्वेश्चन नंबर 48 पर आइएगा। A company uses certainty, page number 99. A company uses certainty equivalent approach, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे, certainty equivalent, to evaluate the risky projects. It has collected the following details for a project which is under consideration. आप देखिएगा ईयर 0 to 5 की बातें कही गई हैं, कैश फ्लोज और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कुछ कहा गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 12%, शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड। आपने करना क्या है? एनपीवी कैलकुलेट करना शुरू करना है, पहले ईयर, उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, मोस्ट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू एट रेट ऑफ 12%, उसमें ₹1 एंड टोटल, ₹1 एंड टोटल। आप ये कॉलम्स बनाइएगा, ईयर, मोस्ट एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू एट रेट ऑफ 12%, ₹1 एंड टोटल। हाँ जी, लिखिएगा ईयर 1। यस प्लीज। ईयर 1 हमें बताया गया कि पहले साल में कैश इनफ्लो हो सकता है 1,60,000। पर हमने इन्वेस्टर से पूछा
क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि 1,60,000 का कैश इनफ्लो होगा? उसने कहा जी ये तो मुश्किल है। हमने कहा फिर क्या करें? कहता जी 80% चांस है कि ये इवेंट हो ही जाएगा। 80% तो मेरी तरफ से गारंटी मान लीजिए। अगर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाऊं, फ्यूचर में 1 रुपया मिल रहा है, 1 रुपये को छोड़ो 80 पैसे की तो गारंटी। यानी अगर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाऊं और मैं कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल पर अपनी बात कहूं तो 80% तो कंफर्म्ड है। हमने कहा जब कंफर्म्ड 80% है तो फिर 80% की बात करते हैं ना। तो फिर आप बताइए 80% कितना है? 1,28,000। हम यही तो कह रहे हैं ना कि फ्यूचर में होने वाले फेवरेबल फैक्टर को थोड़ा कम करके कहा करो। मतलब फ्यूचर में आपके साथ अच्छा होने वाला है, ये बात ना थोड़ी कम बोला करो। 80% चांस है तो 80% ही कहो, 100% क्यों बोलते हो फिर? उसी तरीके से दूसरे साल में आपको कैश इनफ्लो 1,40,000 लग रहा है, पर पूरा 1,40,000 मत बोलो, उसका 70% कहो। देखो, सर्टेनिटी यानी निश्चित तौर पे जो बात कही जा सकती है, इक्विवेलेंट यानी समानांतर तौर पर जो बात कही जा सकती है। निश्चित समानांतर यानी हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 70% तो कंफर्म्ड है। 100% तो जी होगा नहीं, पर 70% तो कंफर्म्ड है। अच्छा, उसके बाद थर्ड ईयर में 1,30,000 एंड 60% चांस कंफर्म्ड। कितना हो गया ये? ईयर 4 8,20,000 एंड 40% कंफर्म्ड चांस। 3,28,000। ईयर 5 80,000 एंड 30% कंफर्म्ड चांस। 24,000। चलिए, अब आप मुझे 12% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताएंगे। पहला साल 0.893, दूसरा साल 0.797, तीसरा साल 0.712, 0.636, आखिरी साल 0.567। ये हो गया जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। फोर 4,7,0,162 4,7,0,162 माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। So difference is 2,7,0,162 positive NPV. तो आप कंक्लूजन में लिखेंगे, since NPV is a positive amount, since NPV is a positive amount, the given investment decision will be financially viable. यहां किसी को खड़ा कर।
ओके, ये सारी बातें सही। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग डालेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हेडिंग डालेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन practical questions based upon block of assets. Practical questions based upon block of assets. मतलब एमपीवी के क्वेश्चंस ही है ये, पर ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर बेस्ड है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स एक वो कंसेप्ट है जो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 32 में पढ़ाया जाता है। हमारे पास इससे रिलेटेड सिर्फ दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। अभी तक हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और अब तक किसी क्वेश्चन में हमने इसको अप्लाई भी नहीं करा। अच्छा, एक रूल एस्टेब्लिश हुआ, अगर क्वेश्चन ब्लॉक ऑफ एसेट का नाम नहीं लेगा तो हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं। अगर ब्लॉक ऑफ एसेट का कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो क्वेश्चन में यह लिखना पड़ेगा, तभी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वरना हमें इस कंसेप्ट से कुछ भी लेना देना नहीं। ओके, यस प्लीज। तो ब्लॉक ऑफ एसेट का जो भी कंसेप्ट है जिसके बारे में अभी हम कुछ नहीं जानते, वो क्वेश्चन के कहने पर ही डील किया जा सकता है, हम अपने आप डील करने वाले नहीं। हम सिर्फ इन दो क्वेश्चन में डील करेंगे और इस चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस में ब्लॉक ऑफ एसेट टर्म कहीं यूज नहीं होगा। ओके, अब समस्या यह है कि हर क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट पढ़ा होता है, और बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होता। और मुझे दोनों ही तरीकों के स्टूडेंट्स को पढ़ाना, मैं ये भी नहीं कह सकता कि जब तक इनकम टैक्स एक्ट में ब्लॉक ऑफ एसेट आप नहीं पढ़ लेते तब तक मैं ये कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे लिए वो भी काम पॉसिबल नहीं। तो सारी सिचुएशन को मुझे ध्यान में रखना। वैसे ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ एसेट्स। ग्रुप ऑफ एसेट्स, मान लीजिए आपके पास 3 मशीनें, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कहती है कि आपके पास 3 मशीनें, एक मशीन ए का अकाउंट बनाओ, दूसरा मशीन बी का अकाउंट बनाओ, तीसरा मशीन सी का अकाउंट बनाओ। 3 मशीन, 3 अकाउंट, 3 सेपरेट ट्रीटमेंट। पर इनकम टैक्स एक्ट कहता है अरे मशीन तो मशीन ही होती है, क्यों ना इन मशीनों का एक ग्रुप बना लिया जाए और ग्रुप को डील किया जाए। तो जब ग्रुप को डील किया जाता है तो उसे कहा जाता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स। इसका मतलब तीनों मशीनों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा और ग्रुप को क्या कहा जाता है? ब्लॉक। क्या ये बात सही है? जिन लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट में ये बात पढ़ रखी है वो जानते हैं कि ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एसेट। क्या ये बात सही? दूसरी बात, स्टूडेंट ये भी कह सकता है जी ब्लॉक का मतलब अगर ग्रुप है, अगर ब्लॉक का मतलब ग्रुप है और ग्रुप बनाने के लिए कम से कम 2 होने तो जरूरी है। मान लीजिए मेरे पास एक मशीन ए है, मशीन बी है, चलो दोनों का ग्रुप बन गया। मान लो मेरे पास सिर्फ एक मशीन है, मशीन ए, क्या उसको भी ब्लॉक ही बोला जाएगा? जवाब है हां, उसको भी ब्लॉक ही बोला जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट कहता है जी पहली बात तो ना आप ये समझ लो कि हम ना आपको इंग्लिश तो पढ़ा नहीं रहे, हमने एक टर्म यूज कर दिया ब्लॉक, और ब्लॉक शब्द हमेशा इस्तेमाल होगा। अब फॉर द टाइम बिंग ब्लॉक में एक मशीन है तो ये हमारा कसूर है, हम क्या मतलब ही बदलते फिरेंगे? इसीलिए ब्लॉक यानी ब्लॉक, भले ही मशीन एक हो या एक से ज्यादा हो, हम टर्म यूज करेंगे ब्लॉक। इंग्लिश लैंग्वेज हमारे रास्ते में नहीं आएगी, हम तब भी ब्लॉक टर्म ही यूज करेंगे।
इसलिए इसको आप इंग्लिश लैंग्वेज के तराजू पर मत तोलिए, ये तो हमारी पहली रिक्वेस्ट है। ठीक बात है ना? तो ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब है ग्रुप ऑफ एसेट, और अगर एक मशीन होगी तो भी उसको ब्लॉक ही कहा जाएगा। ये स्ट्रिक्टली इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 32 के हिसाब से मैं बता रहा हूं। ओके, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स एक्ट का जो डेप्रीसिएशन है उसको पढ़ने पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है। चूंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैं जानता हूं कि 6-7 घंटे की पढ़ाई चाहिए पूरे डेप्रीसिएशन के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में। जबकि मेरे लिए ये कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि इसको 40 या से 45 मिनट में इसको निपटाया जाए। तो मैं आप मुझसे ये उम्मीद मत लगाइएगा कि इनकम टैक्स एक्ट के डेप्रीसिएशन की मैं सारी बातें आपको बताने वाला हूं। मैं सिर्फ अपने मतलब की बातें बताऊंगा कि जिससे क्वेश्चन नंबर 18 और 19 डील हो जाए और हम आगे बढ़ जाएं। ठीक बात है? चलिए आइए शुरू करते हैं, और लिखिएगा सिचुएशन नंबर 1। हमने 2 तरीके की सिचुएशन डील करनी है। हमने 2 तरीके की सिचुएशन डील करनी, ठीक है ना? पहली वाली जो सिचुएशन है उससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 18, और दूसरी वाली जो सिचुएशन है उससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 19। हमारा मतलब बस 2 सिचुएशन से होगा और कुछ भी नहीं। अब सवाल ये उठता है, हम क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन सिचुएशन 1 का है या सिचुएशन 2 का है? आप इसके नीचे लिखिएगा, व्हाट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। आप यूं समझ लीजिए, मैं आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क बता रहा हूं। मैं आपको यह बता रहा हूं कि क्वेश्चन में ऐसी कौन सी लैंग्वेज लिखी होगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई ये सिचुएशन 1 का क्वेश्चन और ये सिचुएशन 2 का क्वेश्चन नहीं। तो मैंने क्या लिखा है, व्हाट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसी क्या लैंग्वेज लिखी होगी? क्वेश्चन में लिखा होगा, there is no other asset in the block of assets। यानी ये जो ग्रुप ऑफ एसेट है ना, इसमें कोई और एसेट ही नहीं, बस यही एसेट है इसके अंदर, और कोई एसेट इसमें है ही नहीं। और मैंने आपको कहा है कि एक एसेट का भी ग्रुप बन जाता है, एक एसेट का भी ग्रुप बन जाता है। अगर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज लिखी हुई है ना, तो आप इसका मतलब क्या निकालेंगे कि ये सिचुएशन 1 का क्वेश्चन है। मैं आपको अपनी मर्जी फिर से बता दूं, अपनी समस्या भी मैं फिर से बता दूं। मैंने सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है जिन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में ये पढ़ रखा है और जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा, दोनों को मुझे समझाना। तो इसलिए मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो कम से कम दोनों को समझ में आए। What it is to be understood। अगर क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज लिखी होगी तो आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? अगर क्वेश्चन में लिखा है देयर इज नो अदर एसेट इन द ब्लॉक ऑफ एसेट, तो आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? हाँ, इसके आगे लिखेगा, द गिवन सिचुएशन is related to, the given situation is related to purchase of asset। The given situation is related to purchase of asset and it is not related to exchange of asset। यानी ये एक्सचेंज वाला क्वेश्चन नहीं है।
एक्सचेंज वाला क्वेश्चन सिचुएशन 2 में आएगा। ये सीधी एसेट को खरीदने वाला क्वेश्चन है, हम मशीन खरीद रहे हैं, ये सिचुएशन 1 है। सिचुएशन 2 क्या होगी, हम पुरानी मशीन के बदले नई मशीन ला रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ये लैंग्वेज लिखी होगी और आप इसका ये मतलब निकालेंगे, ओके। लास्ट में लिखेगा व्हाट टू डू, व्हाट टू डू यानी मैं फिर की करा, भाई क्वेश्चन में ये लिखा होगा, मैं इसका ये मतलब निकालूंगा, तो फिर मैं करा की, है ना, यही मतलब है ना। व्हाट टू डू यानी ये मैं फिर की करा, तो लिख लेगा कि तुझसे की करना है। लिखेगा द आंसर इज टू बी गिवन, द आंसर इज टू बी गिवन इन द नॉर्मल प्रोसीजर, the answer is to be given in the normal procedure, but it must be remembered that no depreciation is to be charged, no depreciation is to be charged in the last year, no depreciation is to be charged in the last year। अब ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 32 पढ़ रखा है वो कहेंगे कि हाँ जी ये कहा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मानेंगे नहीं इस बात को, वो कहेंगे जी इससे ज्यादा लॉजिकल बात ही नहीं हो सकती। अब फिर आप सुन लीजिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो पक्का नहीं मानेंगे, जिन्होंने पढ़ा वो कहते हैं हाँ जी लिखा तो हुआ है, ये कौन सी बड़ी बात है। सुनिए, मान लीजिए आपके पास एक मशीन और सिर्फ एक मशीन, यानी ब्लॉक में सिर्फ एक एसेट है, आपने उसको पूरे साल इस्तेमाल किया, पूरे साल 364 दिन, आपने आखिरी तारीख को उसे बेच दिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टूडेंट क्या कहेगा, ये 364 दिन लगाओ डेप्रीसिएशन, और इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 32 क्या कहता है, कहते जी डेप्रीसिएशन किस बात का, एसेट तो आपने बेच दी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टूडेंट कहता है 364 दिन इस्तेमाल भी तो करिए, इनकम टैक्स सेट कहता है बेकार की बात मत करो। नहीं विश्वास, पढ़ लीजिए सेक्शन 32, लिखा हुआ उसके अंदर, लिखा हुआ है इफ द ब्लॉक ऑफ एसेट सीजेस टू एग्जिस्ट। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने की कुछ शर्तें होती। पहली शर्त यह है कि आखिरी तारीख को ब्लॉक होना चाहिए। मान लीजिए ब्लॉक ही नहीं है, एक एसेट थी बेच दी, भले ही आखिरी तारीख को दे दी, वो कहते जब ब्लॉक ही नहीं है, जब एसेट ही नहीं है तो डेप्रीसिएशन किस बात का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्टूडेंट किसी कीमत पर नहीं मानेगा, वो यही बोलता रहेगा 364 दिन का डेप्रीसिएशन लगाओ। इनकम टैक्स सेट कहता है डेप्रीसिएशन किस बात का, एसेट तो बेच दी आपने। और ये फालतू की बातें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास में शोभा देती, हमारे सामने फालतू की बातें मत करो। 364 दिन डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सेक्शन 32 में साफ शब्दों में लिखा। आप एक काम करना, इनकम टैक्स सेट के टीचर से पूछना जरूर, और पता उसके पास जवाब ही नहीं होगा। उसके पास पता क्या जवाब है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32, और पूरी लाइन बोल देगा आपको, जिसमें लॉजिक कहां है, ये तो सेक्शन 32 में कहा गया है। अच्छा चलो ठीक है, जब मुझे लॉजिक पता चल जाएगा आपको भी बता दूं, लॉजिक होगा तो बताया जाएगा ना। एक्चुअली आप सोचते हो कि इनकम टैक्स एक्ट लॉजिक पर बना है, इनकम टैक्स एक्ट बनाने वालों ने ये कब कहा कि हमने लॉजिकल एक्ट बनाया, वो कहते हैं हमने कन्वीनियंट एक्ट बनाया।
लॉजिक बड़ा होता है या कन्वीनियंस बड़ी होती है ना? कन्वीनियंस, सहूलियत जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है। अगर लॉजिक पर चलने लगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आपको पॉपुलेशन को डील करना है, करोड़ों लोगों को डील करना है, तो क्या बात को लॉजिकली एस्टेब्लिश करोगे? नहीं, आपको बात को कन्वीनियंटली एस्टेब्लिश करना पड़ता है। वो कानून बनाना पड़ता है जिसको आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सके। लॉजिकली कानून नहीं बनाया जा सकता, वो पॉसिबल है। खैर छोड़िए, हम लोग विषय से ना भटके, हमने बस एक बात याद रखनी है, आखिरी साल में डेप्रीसिएशन मत लगाइए बस। और मैं इसका लॉजिक देने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, क्योंकि यह लॉजिक देना मेरी जिम्मेदारी नहीं। आप इस बात को रट्टा लगा लें कि अगर ब्लॉक ऑफ एसेट सिचुएशन 1 का क्वेश्चन है तो आंसर नॉर्मल प्रोसीजर से जाएगा, बस वो आखिरी साल में डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ना शुरू करें। A company uses a component in its final product. The total annual demand for the component is, question number 18, page number 86 पढ़िए। The total annual demand for the component is estimated at 30,000 units, which can be either manufactured or can be procured from outside at rate of ₹13 per unit. If the component is manufactured, the company has to install a new machine costing ₹1 lakh. Life 4 years, salvage value ₹10,000, and subject to depreciation at rate of 25% WDV. Variable cost of manufacturing ₹8 per unit, fixed expenditure 90,000 per annum. Evaluate the proposal given that tax rate is 50%, required rate of return is 14%. Use the concept of block of asset while charging depreciation, assuming that there is no other asset in the same block of asset. तो आप पहले लिखिएगा इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना लिखा है ₹1 लाख। अगर हमने ये मशीन खरीदी तो हमें इनिशियली पेमेंट करनी होगी ₹1 लाख। आइए अब हम कैलकुलेट करना शुरू करें फ्यूचर कैश इनफ्लोस। और है WDV मेथड। सो पर्टिकुलर्स ईयर 1, 2, 3 and 4। देखिए, आप इस मशीन को खरीदना क्यों चाहते हैं वैसे? क्योंकि जो कंपोनेंट आप बाहर से खरीदा करते थे, अब आप वो कंपोनेंट खुद मैन्युफैक्चर करना चाहते। तो आपको सबसे बड़ा फायदा जो होगा उसको हम क्या नाम दें? सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सॉरी, सेविंग इन परचेज कॉस्ट। सॉरी, सेविंग इन परचेज कॉस्ट। हाँ जी सुनिए, जो कंपोनेंट आप पहले खरीदा करते थे अब आपको नहीं खरीदना, तो परचेज कॉस्ट हमारी बच गई ना। वैसे यूनिट्स हमारे पास हैं कितनी? 30,000। और एक एक यूनिट हम खरीदते किस रेट पर थे वैसे? ₹13 के रेट पर। तो परचेज कॉस्ट की सेविंग कितनी होगी? 3,90,000 रुपए।
ओके, पहला काम आपने लिखा सेविंग इन परचेज कॉस्ट, ये आपके लिए एक फेवरेबल फैक्टर है। अब आपको कुछ अनफेवरेबल फैक्टर्स डील करने होंगे। माइनस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, देखिए अगर आप परचेज नहीं करोगे तो आप मैन्युफैक्चर करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। ₹8 पर यूनिट को बोलिए सर, ₹8 पर यूनिट। ओके, यूनिट्स कितनी है? 30,000, ₹8 पर यूनिट, 2,40,000। हाँ जी, पहले आपने लिखा सेविंग इन परचेज कॉस्ट फेवरेबल फैक्टर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अनफेवरेबल फैक्टर, और अनफेवरेबल फैक्टर है तो बताइए। अच्छा, कैश फिक्स्ड कॉस्ट, कैश फिक्स्ड कॉस्ट कितना दे रखा है? 90,000। तो कैश फिक्स्ड कॉस्ट आपने रिकॉर्ड किया ₹90,000। एक और अनफेवरेबल फैक्टर बताइएगा, डेप्रीसिएशन। वैसे डेप्रीसिएशन का रेट कितना है? 25% WDV। और मशीन आपने खरीदी है 1 लाख रुपए की, 1 लाख की मशीन खरीदी है ना, 1 लाख की मशीन है, 25% डेप्रीसिएशन, पहले साल का डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 25,000। और हर डेप्रीसिएशन पिछले डेप्रीसिएशन का 75%। दूसरे साल का डेप्रीसिएशन 18,750। तीसरे साल का डेप्रीसिएशन 14063 कह लेते हैं, चलो 14063। और चौथे साल का डेप्रीसिएशन नील, क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट सिचुएशन 1 आप मान लीजिए, रट्टा लगा लीजिए, जो मर्जी करें, आप आखिरी साल में डेप्रीसिएशन नहीं लगा सकते, और जो भी है ये सेक्शन 32 है। अच्छा, इससे आपको क्या पता चलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स का रेट कितना लिखा है? 50%। और आपको पता चलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो डेप्रीसिएशन आपने पहले माइनस किया था वो फिर आप वापस प्लस कर देंगे। 25,000, 18,750, 14063, लास्ट में नील। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रीसिएशन ऐड करते ही आपको कैश इनफ्लो पता चल जाएगा। बताइए, पहले साल का कैश इनफ्लो 42,500, दूसरे साल का कैश इनफ्लो 39,375,
39375। तीसरे साल का कैश इनफ्लो 47, एक सेकंड, 37032। आपने बताया 37032 और लास्ट ईयर 30,000, 30,000 रुपए, 30,000, 30,000 रुपए। अब क्या करें? प्लस लास्ट ईयर में आप सैल्वेज वैल्यू ऐड करें। सैल्वेज वैल्यू ऐसे कितना दे रखा है? 10,000। पूरे आंसर देने के तरीके में मैं कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं, बस आखिरी साल में डेप्रीसिएशन ही तो नहीं चार्ज कर रहा, और पूरे आंसर में कहीं कोई चेंज नहीं, एकदम नॉर्मल प्रोसीजर है। अब लास्ट ईयर में मुझे एक काम और करना चाहिए, टैक्स की ट्रीटमेंट भी तो करनी चाहिए ना। आपने मशीन आज खरीदी है लाख रुपए की, सोचिए इस पर कितना डेप्रीसिएशन लग चुका है। जरूर आखिर में इसकी एक बुक वैल्यू होगी, और आप 10,000 में बेचोगे, बेचकर प्रॉफिट हुआ तो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, पैसा चला जाएगा, पैसा चला जाएगा तो मैं माइनस करवा दूंगा। लेकिन अगर लॉस हुआ तो टैक्स सेव होगा, फायदे वाली बात हुई तो फिर हम प्लस करवा देंगे। मेरे ख्याल से टैक्स सेव होगा, तो फिर हमें प्लस करवाना होगा। टैक्स टू बी सेव्ड ऑन लॉस ऑन सेल, टैक्स टू बी सेव्ड ऑन लॉस ऑन सेल। आपने मशीन आज खरीदी है 1 लाख रुपए की, पहले साल का डेप्रीसिएशन लगा 25,000 रुपए, दूसरे साल का डेप्रीसिएशन लगा 18,750 रुपए, तीसरे साल डेप्रीसिएशन 14,063 रुपए, चौथे साल तो डेप्रीसिएशन लगा ही नहीं। ये हो गई बुक वैल्यू एट द एंड। हमने इसको बेचा 10,000 में, 10,000 भी माइनस कर दिया, डिफरेंस हो गया लॉस ऑन सेल, और जितना भी लॉस होगा उसका 50% टैक्स सेव किया जा सकता है। 16094 16094 तो चौथे साल का टोटल आंसर कितना आ गया? 56094। ये जो 56094 आया है, ये है कैश इनफ्लो इन द ईयर 4। ओके, अब आइए एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ जी, ईयर 1, 2, 3 एंड 4। पहले साल का कैश इनफ्लो है 42,500 रुपए, दूसरे साल का 39375, चौथे साल का है 37032, और आखिर में चौथे साल का है 56094। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आप बताएं पहले साल का? 0.877, 0.769, 0.675, 0.592।
So this way we will be able to calculate present value of future cash inflows. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का अमाउंट बताएं। 125,757 125,757 एनपीवी 25,757। अगर ये सही है तो ठीक है। तो लिखिएगा सिंस एनपीवी इज ए पॉजिटिव अमाउंट, सिंस एनपीवी इज ए पॉजिटिव अमाउंट, द गिवन इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल बी फाइनेंशियली वायबल। द गिवन इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल बी फाइनेंशियली वायबल। चलिए, ब्लॉक ऑफ एसेट सिचुएशन नंबर 1 ये हमने पढ़ लिया है, और सिर्फ एक बात हमने याद कर ली है कि जी आखिरी साल में हम डेप्रीसिएशन नहीं लगाएंगे। अब आप लिखिएगा सिचुएशन 2। क्वेश्चन नंबर 19 इससे रिलेटेड है। सिचुएशन नंबर 2 को अब डिस्कस किया जाए। आप इसमें लिखेगा, सिचुएशन 2 में लिखेगा व्हाट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। सिचुएशन नंबर 2 का आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखा जाए। हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सिचुएशन नंबर 2 में लिखेगा व्हाट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन में लिखेगा, इसको अंडरलाइन करने के बाद देयर आर अदर एसेट्स इन द सेम ब्लॉक ऑफ एसेट्स। देयर आर अदर एसेट्स इन द सेम ब्लॉक ऑफ एसेट्स। मतलब क्वेश्चन में लिखा जाएगा जी इस ब्लॉक ऑफ एसेट में और एसेट भी, खाली यही एसेट नहीं और एसेट भी, यानी ये असल में ग्रुप है। अगली लाइन में लिखेगा व्हाट इट इज टू बी अंडरस्टूड, व्हाट इट इज टू बी अंडरस्टूड, व्हाट इट इज टू बी अंडरस्टूड, इसको भी अंडरलाइन करें और इसके आगे लिखें the given situation is related to exchange of machine. The given situation is related to exchange of machine. तो आप यूं कहिए जी ये एक्सचेंज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट में व्हाट टू डू, व्हाट टू डू में आपको दो बातें याद रखनी। नंबर 1, व्हाट टू डू में दो बातें याद रखनी। नंबर 1, एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज टू बी इग्नोर्ड। अब मैं फिर कहूंगा, इनकम टैक्स एक्ट जिन्होंने पढ़ रखा है वो ये बात समझते हैं। सुने, मान लीजिए आपके पास ब्लॉक में 4 मशीनें, मशीन ABCD, आपने उसमें से कोई एक मशीन बेच दी, तो
तो हमारे इनकम टैक्स लॉ में ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जो ये बताए कि जो मशीन बेची उसके बेचने पे प्रॉफिट कितना हुआ। सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता। आपके ब्लॉक में 4 मशीनें हैं, आपने एक बेची, आप बता ही नहीं सकते कि जो मशीन बेची है उसके बेचने पे प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ। सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप भी ये रूल समझ लीजिए, आप जबरदस्ती ये कैलकुलेशन मत करिएगा। किसी मशीन के बेचने से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स देने के बारे में मत सोचिएगा, और किसी मशीन के बेचने से होने वाले लॉस पर टैक्स सेव करने के बारे में मत सोचिएगा। तो ये आपका काम मैं आसान ही कर रहा हूं ना। मैं आपको ये तो कह रहा हूं ना, एक कैलकुलेशन मत करना। मैं थोड़ी कह रहा हूं एक और कैलकुलेशन करना, वो आपके लिए मुसीबत वाली बात हो सकती है ना, एक और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं ये वाली कैलकुलेशन मत करना। तो आपको तो ये सुनकर खुशी होना चाहिए कि एक कैलकुलेशन नहीं करने को कही जा रही। ओके, ये आपको नंबर 1 पॉइंट ध्यान रखना है। नंबर 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। सिंस द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू exchange of machine, since the question is related to exchange of machine, comma, all the calculations must be made on differential basis. ओके, दूसरी बात, जो भी बात कही जाएगी डिफरेंशियली कही जाएगी। बस ये 2 बातों का ध्यान आपको रखना होगा। तो आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये ब्लॉक ऑफ एसेट सिचुएशन 2 का क्वेश्चन होगा, और इसके अलावा किसी और क्वेश्चन से हमें ब्लॉक ऑफ एसेट को मिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। A company is expanding its operations and wants to replace one of its plant. Original cost 10 lakh, life 10 years, depreciation 25% WDV, which has remaining life of 5 years. The machine has salvage value of 2 lakh at present. The new machine, also having life of 5 years, being considered for replacement, is costing rupees 15 lakh. The important data regarding new machine are as follows. Incremental revenue 5 lakh annually, variable cost 30% of sale, depreciation 25% WDV. Evaluate the replacement decision given that cost of capital is 10%, tax rate is 30%. There are other assets in the same block of assets. पहली कैलकुलेशन कौन सी होनी चाहिए? डिफरेंशियल इनिशियल कैश आउटफ्लो। लिखिएगा डिफरेंशियल इनिशियल कैश आउटफ्लो। एक्सचेंज का केस है, सारी बातें आपको डिफरेंशियली कहनी होंगी। न्यू मशीन का परचेज प्राइस बताएंगे 15 lakhs। पुरानी मशीन का सेल प्राइस बताइए। आज हम पुरानी मशीन को बेचेंगे तो हमें बेचकर क्या मिलेगा? क्या बताया आपने? रुपीस 2 लाख। डिफरेंस 13 lakhs। कोई और क्वेश्चन होता तो हम कुछ ऐसा सोचते, भाई जो पुरानी मशीन बेची 2 लाख की,
आज उसकी कीमत क्या है, कितने में बेच दी, बेचकर प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हो गया तो टैक्स देना पड़ेगा, लॉस कितना हुआ, लॉस हो गया तो टैक्स सेव करेंगे। पर ये सारी बातें ब्लॉक ऑफ एसेट सिचुएशन 2 में आपको सोचने की परमिशन नहीं है। बाकी क्वेश्चन में सोचो, ब्लॉक ऑफ एसेट सिचुएशन 2 में हम ये बातें आपको सोचने ही नहीं देंगे। ठीक बात है ना? तो चलो अच्छी बात है ना, हम कौन सा सोचना चाहते हैं, थोड़ा सा तो दिमाग है, उस पर भी हम चाहते हैं ज्यादा बोझ ना डाला जाए, है ना? आप ये तो मानते हो ना कि दिमाग थोड़ा सा ही हमारे पास। अच्छा, आप ये तो मानते हो ना कि आपके दिमाग में बड़े सारे छेद हैं। ये तो मानते हो ना कि दिमाग में बड़े सारे छेद हैं, बड़े सारे छेद हैं। मतलब एक छेद से ना कोई बात डाली जाती है, जैसे कूपी से डाली जाती है ना, इससे वो बाकी छेद से बाहर निकल जाती। बड़े सारे छेद होने का ये बड़ा नुकसान होता है। एक छेद से बात डालो, दूसरे छेद से बाहर निकल जाती। और जब तक आप घर पहुंचोगे, है कि नहीं, तो कुछ बात इससे बाहर निकल जाएगी, कुछ उससे बाहर निकल जाएगी। घर पहुंचते पहुंचते बस थोड़ी सी एजुकेशन रह जाएगी, बस कुछ इधर गिर जाएगा, कुछ उधर गिर जाएगा। समस्या ये है ना बहुत, एक दिमाग वो भी छेदों से भरा हुआ। नहीं, कितनी बातें संभाल के रखें। जितनी बातें मैं बोल रहा हूं, घर पहुंचते पहुंचते कितनी दिमाग में रह जाएंगी। तो इसका क्या मतलब है, बाकी सारी बातें बह गई, और इसलिए बह गई क्योंकि दिमागों में छेद है कि नहीं। चलिए आइए कैलकुलेट करें डिफरेंशियल डेप्रीसिएशन। सुनिए, डिफरेंशियल डेप्रीसिएशन हम पहले भी बड़े सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेट कर चुके हैं। इनफैक्ट आज ही एक क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, उसमें हमने पहले पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाया था, फिर ओल्ड मशीन, फिर न्यू मशीन, फिर हमने डिफरेंस बताया था ना। मैं आपको डिफरेंशियल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का बड़ा आसान तरीका बताऊंगा, लेकिन आप ये जिद नहीं करोगे जी बाकी क्वेश्चन में भी यही तरीका लगना चाहिए, क्योंकि वो आसान तरीका सिर्फ ब्लॉक ऑफ एसेट सिचुएशन 2 में ही अप्लाई हो सकता, बाकी जगह अप्लाई नहीं होगा। तो फिर आप वो सुन लीजिए, बहुत आसान तरीका है, लेकिन सिर्फ वो यहीं पर ही अप्लाई हो सकता है। और वो तरीका क्या है, सेक्शन 32 की बात बता रहा हूं। अगर आपने एसेट खरीदी 15 लाख की, तो सेक्शन 32 कहता है फिर आप इसको प्लस करो। एसेट खरीदी तो प्लस करो, पुरानी एसेट बेची तो माइनस कर दो। और ये नहीं सोचा जाता कि पुरानी एसेट की बुक वैल्यू क्या है, ये सब नहीं सोचा जाता, जितने में बेचा सो माइनस करो। यानी ब्लॉक में क्या होगा, 15 लाख बढ़ेगा, 2 लाख घट जाएगा। नेट सोचा जाए तो ब्लॉक की कीमत 13 लाख बढ़ जाएगी। तो वो कहते हैं जो 13 लाख जो है ना, ये है ब्लॉक की बढ़ी हुई कीमत। हमने कहा हमें ब्लॉक की बढ़ी हुई कीमत नहीं जाननी, हमें बढ़ा हुआ डेप्रीसिएशन जानना है। कहते तो वही तो बता रहे हैं, अगर हम बढ़ी हुई कीमत का डेप्रीसिएशन निकाल लें तो उसे बढ़ा हुआ डेप्रीसिएशन कहा जा सकता है। आप कहते हो ब्लॉक की कीमत 13 लाख बढ़ गई, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 25% है, तो आइए बढ़ी हुई कीमत को ही डेप्रीशिएट कर दे। 25% ऑफ 13 lakhs इज इक्वल टू रुपीज 3,25,000। नहीं समझ में आया तो सेक्शन 32 को आप लोग कोसिए, मेरे से ना सवाल करने की जरूरत नहीं, मैंने नहीं बनाया भाई ये रूल। सेक्शन 32 में लिखा है कि एसेट खरीदो तो जी परचेज प्राइस ऐड होता है, बेचो तो सेल प्राइस माइनस होता है, और जो एसेट बेची जाती है उसकी कॉस्ट कोई नहीं सोचता, सेल प्राइस माइनस होता है। इसका मतलब 13 लाख रुपए नेट में ब्लॉक की कीमत बढ़ गई। अगर मैं बढ़ी हुई कीमत को ही डेप्रीशिएट कर दूं तो क्या वो बढ़ा हुआ डेप्रीसिएशन नहीं कहलाएगा?
चूंकि WDV मेथड है तो अगला डेप्रीसिएशन पिछले डेप्रीसिएशन का 75%, 2,43750। सिमिलरली ईयर 3 का आंसर दें। 182,813। ईयर 4 का आंसर दें। दोबारा बोलिए। 13711 सॉरी 109। %75 of 137,109। $102,832। ये हमने डिफरेंशियल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं और यकीन मानिए ये तुमने बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर ली। जरा इसको पुराने मेथड से कंपेयर करके देखना, उसमें कितनी मेहनत लगती है और इसमें हमारी कितनी मेहनत लगी। ये तो बहुत आसान तरीका है। आइए फ्यूचर कैश इनफ्लोज पता करें। फ्यूचर कैश इनफ्लोज पता करने के लिए आपको जो कॉलम्स बनाने हैं, हाँ जी, तो पहले आप लिखिएगा इंक्रीज इन सेल्स। इंक्रीज इन सेल्स, हर साल सेल कितनी बढ़ जाएगी? 5 लाख रुपए। चलो, पहले आपने लिखा इंक्रीज इन सेल्स 5 लाख रुपए। अब इसमें से क्या माइनस करें? वेरिएबल कॉस्ट जो किया 30%, इंक्रीज इन सेल्स में से आपने इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट माइनस करा। अब आप इसमें से माइनस करिएगा एडिशनल डेप्रीसिएशन। आप इसमें से माइनस करिएगा एडिशनल डेप्रीसिएशन। एडिशनल डेप्रीसिएशन पहले साल का है 3,25,000, दूसरे साल का है 243,750, तीसरे साल का है 182,813, उसके बाद है 137,109, 102,832। टैक्स का रेट है 30%।
अगर कोई सैल्वेज वैल्यू होता तो हम जरूर लास्ट ईयर में ऐड करते हैं। तो आपने कैश इनफ्लो पहले साल का कितना पता कर लिया? 3,42,500 और दूसरे साल का है 318,125। हाँ, सब लोग लिख लीजिए। लिखना ही आपको, और क्या करना है और क्या। जो भी स्टूडेंट कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर ले। हाँ, तीसरे साल का 299,844 286,132 275,850 275,850। ओके, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। चलिए इसमें से इनिशियल कैश आउटफ्लो माइनस करते हैं। इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना है? शुरू में आपने लिखा था 13 लाख और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस 1166,018। एनपीवी नेगेटिव अमाउंट, ठीक है ना, 133,982। कंक्लूजन आप जानते हैं, एनपीवी नेगेटिव अमाउंट है, फाइनेंशियली वायबल नहीं।
क्लास से, अगर क्लास से बाहर निकाल दूं तो भी हंसी निकलेगी क्या? चलो कोई बात